हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम लास्ट चैप्टर में जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो लास्ट चैप्टर में हमने बेटा कवर किया था आपका सोल्यूशन चैप्टर। सोल्यूशन चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। आपका मोल्स हो गए, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलरिटी हो गया, मोललिटी हो गया। उसके बाद गए थे हम सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ा था, राउट्स लॉ पढ़ा था, हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था। उसके बाद गए थे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आपकी कौन कौन सी पढ़ी थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आप लास्ट का था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद गए थे हम एब नॉर्मल मोलर मासेस पे गए थे। तो वहां पे हमने वॉन्टो फैक्टर के बारे में पढ़ा था। उससे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे सीट्स प्रोवाइड कर दी गई हैं, और जो बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सीट्स मिल जाएंगी, इनको आप सॉल्व करके अपने कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं बेटा, बूस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ कि बहुत सारे बच्चे अभी भी मैसेज करते हैं कि सर क्वेश्चंस नहीं हो रहे। अब क्वेश्चंस नहीं हो रहे, इसके पीछे का एक ही रीजनिंग है बेटा कि आपकी थ्योरी अच्छे से कवर नहीं है। तो थ्योरी को अच्छे से कवर करने के लिए या तो आप लेक्चर्स को देखिए, है ना, जो मैं लेक्चर बता रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है ना। लेक्चर्स को अच्छे से कवर करिए, उसके बाद ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है ना। ये तो ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं सर, थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चंस कर लिए, तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो उन टाइप के बच्चों के लिए मैं क्या बोलना चाहूंगा कि और भी क्वेश्चंस की क्या करो बेटा, प्रैक्टिस करो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जब वो प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और अलग टाइप के बच्चे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि सर थ्योरी पढ़ ली अच्छे से, क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना, एग्जाम वाला प्रेशर, बहुत से बच्चे जेई मेंस वाले हैं, बहुत से बच्चे नीट वाले हैं, बोल रहे हैं सर जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है सर, और वहां पे हम क्वेश्चन जो हमसे घर पे बन जाते हैं वो हमसे एग्जाम हॉल में नहीं बनते। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, आपके लिए ऑल इंडिया आईआईटी का मॉक टेस्ट सीरीज लेके आए, वो भी बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे। और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है, ये आईसर और आईआईटीज के फैकल्टीज ने बनाई है, जिनको आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिस तरीके का आईसर का एग्जाम्स आते हैं। और वहाँ पे जो क्वेश्चंस की जो इन डेप्थ थ्योरी रहने वाली है, जो कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं, वो सिमिलर लेवल पे रहने वाले हैं, उससे थोड़ा ऊपर हायर लेवल पे ही रहेंगे, जिससे कि आप मान लो आपका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए तो आप उसके लिए क्या रहो बेटा, रेडी रहो, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने कोर्स आपका मॉक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को डिजाइन किया है। हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, आपका क्यूमुलेटिव डिजाइन किया है, और हमने फुल मॉक भी डिजाइन किया है। तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके का पैकेज आपको ऑल ओवर इंडिया में कोई भी नहीं है जो आपको आईआईटी के लिए प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हो? आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, आपने उसके क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आती है, बिट टाइम बच्चा क्या करता है बेटा, भूलने लगता है। आपने भी खुद भी फेस किया होगा, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो 2 साल का ड्यूरेशन हो चुका है 11 से अगर आपने स्टार्ट किया है। तो 2 साल में प्रॉब्लम क्या आती है, कोई बच्चा कितना अच्छे से भी पढ़ रहा हो ना, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो चीजें भूलना स्टार्ट कर जाता है। तो अगर वो रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं करता है तो थ्योरी क्या हो जाती है बेटा, वीक हो जाती है। कितना भी अच्छा आपका चैप्टर कवर्ड हो, लेकिन अगर आपने टाइम पे रिवाइज नहीं किया, आपकी थ्योरी क्या हो जाएगी बेटा, वीक हो जाएगी। उससे फिर आपके मार्क्स क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, मार्क्स आपके कम होने लगते हैं। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, आपका एक तो चैप्टर वाइज टेस्ट तो आपके लिए बनाए ही हैं, उसके अलावा हमने कम्युलेटिव टेस्ट भी बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पांच पांच आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, और उन पांचों चैप्टर का हमने कंपाइल्ड करके क्या बनाया है, एक क्यूमुलेटिव टेस्ट बनाया है, जिसमें उन पांचों चैप्टर्स के क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि आपकी क्या होती रहे बेटा, टाइम टू टाइम आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। तो जो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही स्पेशल क्लास पे की आईआईटी के लिए पर्टिकुलर मॉक टेस्ट सीरीज, और इस तरीके की मॉक टेस्ट सीरीज आपको कोई भी नहीं दे रहा ऑल ओवर इंडिया में, जहां आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होने वाले हैं, फुल मार्क्स होने वाले हैं, आपके क्यूमुलेटिव टेस्ट होने वाले हैं। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे आपको 81 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, 20 फुल मार्क्स मिलेंगे, 2 स्टैटिक टेस्ट मिलेंगे, और 4 आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलने वाले हैं। और इसका जो प्राइसिंग है वो है ओनली 1500 रुपीज। अब यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है, बहुत बच्चे पूछे सर इसमें क्या क्या
किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको पहला दिख रहा है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज में आपको दिख रहा है 4 सब्जेक्ट आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। तो फिजिक्स के जो जितने भी चैप्टर्स है उसको हमने क्या किया है, पर्टिकुलरली 20 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, और हर चैप्टर के करस्पॉन्डिंग क्या मिलने वाला है आपको, एक मॉक टेस्ट मिलने वाला है, और उस मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन होंगे, और 15 क्वेश्चन में आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा, है ना। ऐसे सेकंड चैप्टर के लिए सेम गोस, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, है ना। तो ऐसे आपके 20 चैप्टर तक कंटिन्यू रहेगा, ऐसे ही आपके रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के लिए। तो इससे होगा क्या, चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, है ना, आपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और यहाँ पे आपके ये जो टेस्ट होने वाले सीबीटी बेस्ड होने वाले हैं। अब सीबीटी बेस्ड जब टेस्ट होंगे तो आपको एग्जाम टाइप का फील आएगा कि लाइक एग्जाम में जैसे देते हो ना, तो वैसा फील आएगा। और वो फील आना भी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम घर पे जो टेस्ट देते हैं और एग्जाम में जो टेस्ट देते हैं तो हमको डिफरेंस फील होता है। घर पे हम कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन एग्जाम में जब करते हैं तो क्या आता है, अलग से प्रेशर आता है। तो उसके लिए अगर हम सीबीटी वाले टेस्ट अभी से देंगे और बहुत सारे टेस्ट देंगे तो हम क्या हो जाएंगे बेटा, कंफर्टेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है हमको बहुत ध्यान से हमने किया है, और अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, इससे लाइक क्वेश्चंस को बिल्कुल डिग्रेड नहीं किया है ना। तो वो जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा, है ना। और जो टेस्ट बनाए हैं वो आईसर्स और आईआईटीज के टॉप फैकल्टीज ने बनाए हैं, है ना, और बहुत केयरफुली बनाए हैं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। ऐसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड जो आ रहा है आपका क्यूमुलेटिव आ रहा है। अब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, अब कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, रिवीजन की प्रॉब्लम आती है। आपने लाइक चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर पढ़ लिया, समझ में आया, अच्छा बच्चा हुआ, लेकिन बिट टाइम क्या करते हैं बेटा, हम भूल जाते हैं। अब भूलना एक नॉर्मल इशू है सबके लिए, हम भी बोलते हैं, सब बच्चे बोलते हैं, लेकिन एज ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट एंड पॉइंट पे अगर आप भूल रहे हो तो बेटा वो प्रॉब्लमेटिक है। उससे क्या होता है, मोरल डाउन होता है, आपके मार्क्स डाउन होते हैं। तो उसको हमने कवर करने के लिए हमने क्या किया है, हमने रिवीजन टेस्ट रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्युमुलेटिव में क्या होने वाला, फॉर एग्जांपल आपने 5 चैप्टर कवर कर लिए मान लो फिजिक्स के, तो उन 5 चैप्टर से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन उठाएंगे और यहाँ पे हम रखेंगे, है ना। और ये होने वाला है ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना। तो यहाँ पे लाइक फिजिक्स का भी रहेगा, केमिस्ट्री का भी रहेगा, मैथ्स का भी रहेगा, और आपका बायो का भी रहेगा, अलग अलग, है ना। क्लियर है। तो ये जब आप अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आपको याद है, रिटेन करा है आपने, है ना। तो यहाँ पे मेन जो हमारा फोकस रहने वाला है वो किस पे रहने वाला है, रिटेन पे रहने वाला है ना। क्लियर है। इसके बाद आपको फुल मॉक, फुल मॉक क्या बताएंगे आपको, 20 फुल मॉक्स हैं, बहुत अच्छा नंबर है 20 फुल मॉक आपका। तो ये क्या बताएंगे आपको, ओवरऑल आपका कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, कितने चैप्टर्स आपको आते हैं, तो ये वहां से आपको आइडिया लगेगा। ठीक है। तो ये जो मॉक है बहुत इंपॉर्टेंट मॉक है, क्योंकि अगर आप मॉक्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप क्राउड में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, है ना। और इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, काफ़ी टाइम लगा है इस पूरे मॉक को डिज़ाइन करने में। ठीक है। तो मैं चाहूँगा बहुत सारे बच्चे को इन मॉक्स से क्या मिले, हेल्प मिले, और वो आईसर में क्या करें बेटा, जाएं, है ना। और आईसर पुणे आएंगे तो पर्टिकुलरली हम उनसे मिलेंगे भी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारा जो मेन चैप्टर है उससे, वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स वर्ड है बेटा वो आया है काइनेसिस से, और काइनेसिस का मतलब होता है मोशन या मूवमेंट, है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस के रेट की बात करने वाले हैं। अब रेट इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कई सारे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, बहुत सारी रिएक्शंस जो होती हैं वहां पे जो टाइम, कितने टाइम में हो रही है वो इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फूड की बात करूं, तो अगर फूड को आपने लाइक एयर में छोड़ दिया या आपने आउटसाइड छोड़ दिया तो क्या होगा, फूड क्या हो जाएगा बेटा, आपका खराब हो जाएगा लॉन्ग एक्सपोजर पे। अब खराब हो जो फूड हो रहा है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फूड खराब हो रहा है, या कौन कौन से फैक्टर्स रेट को क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, किस रेट से फूड क्या हो रहा है बेटा, आपका डिकम्पोज हो रहा है। तो उसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, फूड इज द पार्ट ऑफ डेली लाइफ। ऐसे ही मान लो ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, आपका फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है। तो किस रेट से फ्यूल आपका बर्न हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स है उसके रेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। ऐसे हम बात करें, ग्रेफाइट से क्या बनता है, डायमंड बनता है ना, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे। तो क्या डायमंड से ग्रेफाइट बन सकता है, हाँ बन सकता है, और वो फिजिबल भी है, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बताती है फिजिबिलिटी। लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइम लेगा कि लाइक काफ़ी टाइम लेने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि डायमंड फॉर एवर है, काफ़ी बहुत सालों के बाद इट कैन कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस, है ना। तो यहाँ पे तो मेनली हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, स्पीड या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले हैं, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। मेनली क्या रहने वाले हैं, आपका टेम्परेचर रहेगा, प्रेशर रहेगा, कैटलिस्ट रहेगा, है ना।
अब यहाँ पे नॉर्मली जो रिएक्शंस रहती हैं आपकी तीन टाइप की रिएक्शन रहती हैं, वेरी फास्ट, मॉडरेट और वेरी स्लो। वेरी फास्ट जो रिएक्शन रहती है, फॉर एग्जांपल कौन सी रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाती है, कौन सी रिएक्शन होंगी, वो एसिड बेस रिएक्शंस होंगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होंगी, है ना। तो इस टाइप की रिएक्शंस को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होती है, तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे यहाँ पे, है ना। ये आपकी हो गई एक्सप्लोजिव रिएक्शंस। ऐसी कुछ रिएक्शन होती है वेरी स्लो, फॉर एग्जाम्पल आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन जो होता है बहुत स्लो होता है, और उसको भी स्टडी करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, बहुत टाइम ले रहा है ना। नॉर्मली जो रिएक्शन स्टडी करते हैं वो कौन सी होती है, आपकी मॉडरेट रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, इनको आसानी से स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे आप कैटलिस्ट को चेंज करके आप लाइक स्टडी कर सकते हो, रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, टेम्परेचर को चेंज करके, आप प्रेशर को चेंज करके स्टडी कर सकते हो ना। तो इस टाइप की रिएक्शंस को नॉर्मली हम मॉडरेट रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या, रेट का मतलब क्या हुआ, रेट को आप बोल सकते हो वेलोसिटी भी बोल सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, या आप बोल सकते हो स्पीड। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट किस रेट से कंज्यूम हो रहा है या प्रोडक्ट किस रेट से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक तो रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है बेटा आपका प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, कंज्यूम होता है, प्रोडक्ट क्या होता है बेटा आपका फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब माइनस साइन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा है, माइनस साइन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है बेटा आपका कंज्यूम हो रहा है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। या कई बार हम क्या यूज कर लेते हैं, माइनस का डी आर बाई डी टी भी यूज कर लेते हैं, दोनों में बहुत नॉमिनल डिफरेंस है। ये एवरेज रेट है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्लस का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब प्लस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है बेटा आपका फॉर्म हो रहा है। तो प्लस साइन किस लिए यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या हो रहा है आपका फॉर्म हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। या कई बार यूज कर लेते हैं प्लस का डी पी बाई डी टी, क्लियर है। तो रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन यूज होगा और प्रोडक्ट के लिए बेटा प्लस साइन यूज होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट की बात कर लेते हैं। तो अब आप एवरेज रेट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मान लो एक पॉइंट ये लिया मैंने, इसको मैंने T1 बोल दिया, T1 पे कंसंट्रेशन क्या है आपकी R1। एक पॉइंट मैंने T2 लिया, ये पॉइंट T2 है आपका, कंसंट्रेशन क्या है R2। तो अगर मैं पूछूं आपसे एवरेज रेट क्या होगा, तो आप बोलोगे T1 पे क्या कंसंट्रेशन है और T2 पे क्या कंसंट्रेशन है, उसका क्या कर लो, डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका R2 माइनस R1। अब R2 कंसंट्रेशन कब थी, R2 थी टाइम T2 पे, R1 कंसंट्रेशन कब थी आपकी, R1 कंसंट्रेशन थी टाइम T1 पे। लेकिन होता क्या है, R2 R क्या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम हुआ, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, निगेटिव आने वाली है, वैल्यू क्या आने वाली है, निगेटिव आने वाली है। लेकिन क्या स्पीड ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो सकती है, नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया, है ना, इसलिए क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होता है एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, अगर आप बात करो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो अगर आप डेल्टा टी को क्या कर रहे हो बेटा, जीरो कर रहे हो। डेल्टा टी को जीरो करने का मतलब क्या है, आप दोनों पॉइंट्स को पास में लेके आ रहे हो। जब पास में, बहुत पास में आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो स्लोप बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा आपका स्लोप। तो डेल्टा टाइम किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो डेल्टा आर अपॉन डी, डेल्टा टी जो है वो हो जाता है डी आर बाई डी टी, है ना, क्लियर। तो ये इंस्टेंटेनियस और आपका किसमें डिफरेंस है, एवरेज में डिफरेंस है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अगर मैं रिएक्टेंट के लिए बोलूं माइनस का डी आर बाई डी टी होता है, या अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बोलूं प्लस का डी पी बाई डी टी होता है। और यहाँ पे आर जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन लेते हैं, तो यूनिट क्या हो गई, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और कंसंट्रेशन को नॉर्मली लेते हैं मोलरिटी में, और टाइम को आप ले लो सेकंड में या मिनट में ले लो या आवर में ले लो। तो यूनिट क्या हो गई आपकी, मोलरिटी पर सेकंड, मोलरिटी पर मिनट, मोलरिटी पर आवर। अब रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, मान लो मैंने लिखा ए से क्या बन रहा है, बी कैपिटल बी से बन रहा है सी कैपिटल सी।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उसको ROR से नोट करते हैं। क्या होगा, माइनस का 1 देखो जो भी आपका कोफिशिएंट होता है ना, बैलेंस इक्वेशन कोफिशिएंट, वो कहाँ पे आता है, डिवाइड में आता है, अपॉन ए माइनस का DA/dt इक्वल टू माइनस का 1/b dB/dt, ऐसे ही माइनस का 1/c dC/dt। तो इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। अब देखो उसको ये चीज समझ लेना, रेट ऑफ रिएक्शन को ये मत समझ लेना कि ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टर के बराबर होता है। तो बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बराबर होता है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप की रिएक्शन है, डिपेंड करता है बेटा किस टाइप की रिएक्शन है ना। यहां पे आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है आपको, देखो क्वेश्चन पढ़ो, इन द रिएक्शन NO + O2 से NO2 बन रहा है, इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इज 16 ग्राम पर मिनट देन द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 दे रखा है, तो माइनस DO2 यही होता है, डिसअपीयरेंस माइनस साइन लेते हैं, कितना दे रखा है 16 ग्राम पर मिनट दे रखा है। क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 पूछ रहा है। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए, इन दोनों को क्या करें बेटा, रिलेट करें। कौन सा फॉर्मूला है, वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, माइनस का 1/2 dNO अपॉन dt इजिकल टू -1/1 DO2/dt इजिकल टू प्लस का 1/2 की प्रोडक्ट है dNO2/dt। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। देखो इसका तो कोई यूज है नहीं क्योंकि रिएक्शन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। अब यहाँ पे देखो DO2/dt, अगर आपने वैल्यू क्या ले ली, 16 ग्राम पर मिनट ले ली, अगर आपने ये वाली वैल्यू ले ली तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, यहाँ पे जो आप ले रहे हो ना, ये क्या है बेटा, आपका कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे आपको किसमें दे रखा है, ग्राम पर मिनट में दे रखा है। तो आप क्या करो, इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट किसमें करो, कन्वर्ट करो मोल में। क्योंकि वॉल्यूम तो नहीं लिखा, वॉल्यूम को 1 मान लो, तो आप मोलरिटी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मोल क्या आएगा, 16/32 करो, क्योंकि ऑक्सीजन है ना। तो आपने क्या किया, मोलर मास से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आई आपकी 1/2 वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई बेटा, 1/2। तो आपको एक्चुअली में 16 प्लेस नहीं करना, कितना प्लेस करना है, 1/2 प्लेस करना है। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 इजिकल टू 1/2 इंटू DNO2/dt। 2 से 2 कटा, तो DNO2/dt कितना आ गया आपका, ये आ गया 1, है ना। तो 1 आया आपका, 1 आया मोल पर सेकंड। हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर चाहिए ग्राम पर सेकंड में या ग्राम पर मिनट में। किस में दे रखा है, ग्राम पर मिनट दे रखा है यहाँ पे ना, ग्राम पर मिनट में दे रखा है, तो ग्राम पर मिनट में ले रहे हैं ना। तो मोल से ग्राम में कैसे जाओगे आप, मोलर मास से क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे। NO2 का मोलर मास कितना होता है, 46 होता है। तो आंसर कितना आया, 46 ग्राम पर मिनट। ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आपने ग्राम पर मिनट से स्टार्ट कर दिया 16 ग्राम पर मिनट से, तो एक्चुअली में 2 से मल्टीप्लाई होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 32। लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। तो एक्चुअल आंसर क्या है आपका, तो आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे। उस मोल की हेल्प से आपका क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, मोलरिटी पर मिनट में आएगा। उसको आप क्या करो, ग्राम में कन्वर्ट करो। तो एक्चुअल आंसर क्या है आपका, बी, ना कि डी। तो गलती नहीं करनी है हमें, रिपीट नहीं करनी गलती, और कई सारे बच्चे गलती रिपीट करते हैं, ठीक है। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलता है आपका, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टू द पावर देयर कोफिशिएंट, है ना, टू द पावर देयर कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट बोलने का मतलब क्या है, कुछ केसेस में वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, कुछ केसेस में डिफरेंट वैल्यू भी आती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला A प्लस B से क्या बना, C कैपिटल C और D कैपिटल D। तो हम बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इट डायरेक्टली इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, तो डायरेक्टली इक्वल टू
आप बोल सकते हो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, ए और बी क्या है आपके, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। अब देखो होता क्या है, कई बार ये जो रिएक्टेंट इनकी पावर, इनकी जो पावर्स में कुछ नंबर्स भी आते हैं, उनको मैंने क्या बोल दिया, अल्फा बीटा बोल दिया। और ये अल्फा बीटा, अल्फा एंड बीटा कैन बी ए और बी। देखो कंपलसरी नहीं है कि वो ए और बी के बराबर हो, स्मॉल ई स्मॉल के बराबर हो, लेकिन वो हो सकते हैं, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन टू द पावर देयर, टू द पावर सम ऑफ देयर नंबर, ठीक है, टू द पावर सम ऑफ देयर नंबर, है ना, लिखा भी हुआ है, देयर टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये जो नंबर्स आते हैं ना अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, ये जो नंबर्स आ रहे हैं आपके, आर कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। कैसे निकालते हैं इनको, ये नंबर्स जो इनको कैसे निकालते हैं हम, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो कई बार ये आपके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मैच कर भी सकते हैं, कई बार मैच नहीं भी कर सकते, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, इस इक्वेशन में क्या निकालना है हमें, रेट लॉ का क्या निकालना है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन। अब यहां पे देखो रिएक्शन क्या है आपकी, रिएक्शन ये है NO प्लस O2, तो 2NO प्लस O2 से क्या बनाना है हमें, NO2 बनाना है। अब देखो यहां पे, तो यहां पे एक्चुअली अगर आप रेट लॉ यूज करोगे तो रेट लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, K टाइम्स, K क्या है, K है रेट कांस्टेंट। तो यहां पे जब आप हटाते हो ना, यहां पे जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यहां पे आपका क्या आता है, रेट कांस्टेंट आता है। और एक और चीज यहां पे बता दूं मैं आपको, अल्फा जो है वो क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा जो है वो क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर आपसे टोटल ऑर्डर पूछा है रिएक्शन का, तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हो जाएगा सम ऑफ पावर्स ऑफ रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस, या बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये आपका आंसर। तो यहां पे अगर हमें क्या निकालना, हमें क्या पता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो NO और O2, बस हमें क्या निकालना है, उनका रेस्पेक्टिव पावर निकालनी है, नंबर निकालना है रेस्पेक्टिव। अगर नंबर आ गया तो हमारा आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे करते कैसे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत छोटे से क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे आप क्या करो, किसी वैल्यू को कांस्टेंट मान लो। फॉर एग्जाम्पल O2 के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट 1 और 2 लिया, क्या लिया, एक्सपेरिमेंट 1 और 2। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 में O2 क्या है आपका, कांस्टेंट है। NO क्या हो रहा है बेटा, डबल हो रहा है। NO की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है। अब NO की कंसंट्रेशन डबल होने पे ये कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से आपको दिख रहा है, जब आपने O2 को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। O2 को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या है, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो NO को डबल करने पे ये वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 4 टाइम्स आ रही है। 4 टाइम्स आने का मतलब क्या है, डबल करने में फुल टाइम आने का मतलब क्या है, स्क्वायर किया होगा। क्या किया होगा बेटा, स्क्वायर। तो NO के रेस्पेक्ट में, NO2 नहीं, तो NO के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, जब हमने O2 को कांस्टेंट रखा है। अब क्या करो, एक बार NO को कांस्टेंट रखो। तो यहां पे NO क्या है आपका, NO क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब देखो O2 क्या हो गया, यहाँ पे डबल हो गया। अब O2 के डबल होने पे ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, डबल हो गई। तो O2 के डबल होने पे वैल्यू भी क्या हो रही, डबल हो रही है। इसका मतलब क्या है, पावर कितनी आई होगी, 1। तो यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO कितना है, 2। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 कितना है बेटा, 1। तो टोटल ऑर्डर का मैं आपसे पूछूं कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये आपकी, तो 2 + 1, तो दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर क्या है इसका, थर्ड ऑर्डर। क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या निकालते हैं, रेट लॉ का हम क्या निकालते हैं बेटा, एक्सप्रेशन निकालते हैं। और यहां पे देखो, अगर आप देखोगे सरप्राइजिंगली ये जो ऑर्डर है ये हमारा क्या कर रहा है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से मैच भी कर रहा है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर बार चेक करेगा, मैच करेगा, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अगर हमने बोला ए प्लस बी, कैपिटल बी से क्या बना, मान लो आपका सी कैपिटल सी बना। तो अगर इसका एक्सप्रेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K टाइम्स ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा।
जो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर क्या होता है आपका, जो रिएक्टेंट की तो पावर में जो नंबर आता है ना उनका समीशन होता है। रिएक्टेंट की पावर में जो नंबर आता है उनका क्या होता है बेटा, समीशन होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और ये जो ऑर्डर ऑर्डर जो होता है ना वो आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी फ्रैक्शनल, है ना। ऑर्डर जो है आपका एप्लीकेबल किस पे है, एलिमेंट्री पे भी एप्लीकेबल है एज वेल एज कॉम्प्लेक्स पे भी है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे लाइक मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन जा रही है ना। लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो किस पे एप्लीकेबल है आपकी, ओनली एलिमेंट्री पे एप्लीकेबल है। मॉलिक्युलरिटी को आगे पढ़ेंगे, मॉलिक्युलरिटी किस पे एप्लीकेबल है, ओनली एलिमेंट्री स्टेप्स पे, है ना। एक और चीज, ऑर्डर जो निकालते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए किससे निकालते हैं हम, वो हम निकालते हैं स्लोएस्ट स्टेप से। किससे निकालते हैं, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन जो होती है वहां पे जो ऑर्डर निकालते हैं किससे निकालते हैं, स्लोएस्ट स्टेप। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरडीएस बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा, आरडीएस बोलते हैं। तो वहां से हम ऑर्डर क्या करते हैं, निकालते हैं रिएक्शन का। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये भी आपका सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है आपसे, ऑर्डर पूछा है। तो ऑर्डर पूछने का मतलब क्या है आपसे, आप क्या करो, रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या लिखो, एक्सप्रेशन लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, वो होगा k टाइम्स a की पावर a और b की पावर b। अब हमने a और b निकाल लिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे चेक करो, अब एक्सपेरिमेंट में जाके चेक करो आप। तो देखो कहीं पे लाइक अगर हम b को कांस्टेंट रखें, अगर हमने क्या किया, b है ना, b की वैल्यू यहाँ दे रखी है। अगर मैंने b को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, b को क्या रखा मैंने, कांस्टेंट रखा। अगर a क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है, a क्या हो रहा है बेटा आपका, डबल हो रहा है। तो a के डबल होने पे ये वैल्यू क्या चेंज हो रही है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, नॉट चेंज। क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो a के डबल होने पे आपका रेट चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है बेटा, a क्या हो गया, जीरो। समझ में आया कि नहीं आया। b को आपने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। अगर a चेंज हो रहा होता, अगर a पे डिपेंड कर रहा होता, तो a के चेंज होने पे रेट क्या हो रहा होता, चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर रेट चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो हो गया। तो a पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो a के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 और 3 की बात करते हैं। क्या किया हमने, b को जब डबल किया, b को क्या किया, डबल किया, रेट कितना हो गया आपका, 4 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया रेट, 4 टाइम्स हो गया। तो डबल करने पे कितने टाइम्स हो रहा है बेटा, 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उसका क्या होगा बेटा, स्क्वायर होगा। तो मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका, k a की पावर 0 b का स्क्वायर, या ब्रैकेट बोल सकते हो k b का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, यही तो हो गया ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, पावर्स का सम। तो कैसी हो गई आपकी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। कैसी हो गई बेटा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई आपकी। ये क्वेश्चन भी करते हैं, ट्राई करो इसको करने का। तो यहां पे क्या दे रखा है, ए से क्या बन रहा है आपका, बी बन रहा है। क्या बन रहा है, ए से बी बन रहा है। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखूं तो ये हो जाएगा k इंटू ए की पावर ए, है ना। तो उसको मैंने क्या मान लिया, r मान लिया। तो यहां पे क्या बोल रहा है, देखो कंसंट्रेशन को क्या किया आपने, कंसंट्रेशन को क्या किया आपने, 9 टाइम्स किया। कितने टाइम्स किया बेटा, 9 टाइम्स किया। तो रेट कितने टाइम्स हो गया, रेट हो गया 3 टाइम्स। तो कंसंट्रेशन को 9 टाइम्स करने पे रेट कितना हो रहा है, 3 टाइम्स। का मतलब क्या हुआ होगा, 9 से 3 कैसे मिलेगा, आपने क्या लिया होगा बेटा, स्क्वायर रूट लिया होगा। क्या लिया होगा, स्क्वायर रूट। या आप बोल सकते हो उस नंबर की पावर क्या करी होगी आपने, हाफ करी होगी। तो यही तो होगा इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होगा उसका, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा हाफ। ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ऐसे कर सकते हो, R2 अपॉन R1 इजिकल टू K अपॉन K, क्योंकि K तो कांस्टेंट रहेगा किसी रिएक्शन के लिए। तो ये हो जाएगा A2 अपॉन A1 की पावर A, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक बार सेकंड, फॉर एग्जांपल मैंने एक बार सेकंड स्टेप के लिए डिफाइन किया फॉर एग्जांपल, है ना, फिर मैंने 1 के लिए डिफाइन किया, है ना। तो रेट कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 3। K से K तो कैंसिल हो गया। कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 9 टाइम्स, तो इसकी पावर A।
करो सॉल्व इसको। 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2a बन गया, तो 2a इक्वल टू क्या बन गया 1 बन गया। a कितना आ गया हाफ आ गया, तो आपका आंसर क्या आ गया हाफ आ गया आपका आंसर। ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करते हैं। तो नॉर्मली जो रिएक्शन है ना उसको हम मान लो हम दो केस के लिए निकाल रहे हैं। मान लो हमने क्या बोल दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और मान लो हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, मान लो मैंने बोला आर से क्या बन रहा है पी बन रहा है, आर क्या रिएक्टेंट है पी क्या प्रोडक्ट है। ऐसे यहाँ पे आर क्या रिएक्टेंट है पी क्या है आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, आप बोलोगे के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ आर। अब जीरो ऑर्डर इसका मतलब पावर कितनी हो गई जीरो। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका माइनस का डी आर बाई डी टी, ये कितना आ गया के इंटू आर की पावर जीरो, कितना बन गया आपका 1 बन गया। तो आपको दिख रहा है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो किसकी यूनिट है माइनस डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है मोलरिटी टाइम इनवर्स, या बोल सकते हो आप मोलरिटी सेकंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट है बेटा, जीरो ऑर्डर की यूनिट है मोलरिटी सेकंड इनवर्स। याद रखना मोलरिटी का मतलब ये, और ऐसे भी बोल सकते हो आप मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, इस तरीके से भी बोल सकते हो। ऐसे जब मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालूंगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। और फर्स्ट ऑर्डर इसका मतलब क्या आएगा, इसकी पावर कितनी आएगी 1 आएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स आर की पावर 1। अब देखो यहाँ पे सॉल्व तो कर नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं यूनिट निकाल रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली नहीं कर सकते हो अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हम यूनिट निकाल रहे हैं तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो के की वैल्यू क्या आई, क्या आया 1/टाइम, मतलब के की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी टाइम इनवर्स आएगी। अब टाइम इनवर्स का मतलब क्या है, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स है ना, या ईयर इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। याद रखना ये क्वेश्चंस में हमें क्या करता है बेटा हेल्प करता है। जैसे यहां पे देखो ट्राई करो एक बार, यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है रेट कांस्टेंट यूनिट दे रखी है, कितनी दे रखी है 175 लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स। अब देखो ये नंबर तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है। अब लीटर को देखो, आप देखो क्या 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 करो, इसको ऐसा लिखो, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/मोल पर लीटर का स्क्वायर लिख सकते हो इस तरीके से, है ना। मोल को नीचे लेके आया, लीटर को और नीचे ले आया, है ना। और ये क्या बन गया सेकंड, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया मोलरिटी का स्क्वायर सेकंड, है ना। अब यहाँ पे चेक करो, देखो जीरो ऑर्डर के लिए अभी हमने निकाली थी वैल्यू, जीरो ऑर्डर तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, यूनिट क्या आ रही थी मोलरिटी सेकंड इनवर्स, यूनिट क्या आ रही थी मोलरिटी सेकंड, यूनिट क्या आ रही थी इसकी मोलरिटी सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर अभी निकाला था, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है आपका, ये भी नहीं हो सकता, क्या आ रहा था सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर को चेक करो। अब सेकंड और थर्ड के लिए क्या करने वाले हैं हम, चेक करने वाले हैं सेकंड के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, और हम थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करने वाले हैं बेटा, हम चेक करने वाले हैं। तो हमेशा जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट यूनिट याद रखना। सेकंड में क्या हो जाएगा आपका माइनस का डी आर बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा के आर की पावर 2। ऐसे यहां पे माइनस का डी आर बाई डी टी इक्वल टू के आर की पावर 3। तो यहां पे आर क्या है कंसंट्रेशन, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो के की यूनिट क्या आएगी, के इक्वल टू क्या आएगा 1/r अपॉन टाइम। तो ये क्या हो गया, यूनिट क्या हो गई मोलरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ देखो आर से काटोगे तो क्या क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, तो के की यूनिट क्या हो गई 1/r का स्क्वायर, आर क्या है कंसंट्रेशन, और ये क्या बचा आपका टाइम बचा। तो यूनिट क्या हो गई मोलरिटी की पावर -2 और टाइम मान लो सेकंड इनवर्स। देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है।
इसका मतलब क्या है, कौन सी ऑर्डर है बेटा, ये आपका थर्ड ऑर्डर है, तो दिस इज योर राइट आंसर। तो थर्ड इज द आपका राइट आंसर। तो कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर। अब मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी हम डिफाइन करते हैं, मॉलिक्युलरिटी हम डिफाइन करते हैं, किस लिए डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। मॉलिक्युलरिटी इसलिए डिफाइन करते हैं बेटा, हमने पहले ही बोला था, मॉलिक्युलरिटी आप डिफाइन कर रहे हो सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए डिफाइन करते हो, ठीक है। अब मॉलिक्युलरिटी होती क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन में पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट बन रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। और आपका जो मॉलिक्युलरिटी है की वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 3, ये क्या है, बहुत रेयर है। क्या है बेटा, रेयर है, क्योंकि एक टाइम पे 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, ये बहुत क्या है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। एक टाइम पे 3 या 3 से ज़्यादा कंपाउंड आके क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है, वो चांसेस क्या होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। इसलिए मॉलिक्युलरिटी मोर देन इक्वल टू 3 इज रेयर, ये आप एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दे रखा है। अब आते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हम मेनली यहाँ पे जो फोकस करने वाले हैं, किस पे करने वाले हैं, जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ पे क्या करने वाले बेटा, हम फोकस करने वाले हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में क्या पता है हमें, तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं आर से क्या बन रहा है, मतलब आपका पी बन रहा है, तो आर क्या है, रिएक्टेंट, या ऐसा बोल देते हैं हम, ए से क्या बन रहा है, मतलब हमारा बी बन रहा है, तो ए क्या है हमारा रिएक्टेंट, बी क्या है हमारा प्रोडक्ट। तो एट टी इज इक्वल टू 0 केवल क्या था, रिएक्टेंट था, ये वैल्यू क्या थी, 0 थी। एट टाइम टी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए की एटी हो जाएगी ना, है ना, और बी कुछ तो बनेगा, कुछ तो रहेगा ये। अब हम बात करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा के ए की पावर, अब देखो जीरो ऑर्डर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर 0। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की फॉर्म में माइनस का डी ए बाय डी टी इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब देखो डी ए क्या आ गया आपका, डी ए आ गया माइनस का के डी टी। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए। तो इंटीग्रेट किया, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितनी थी, ए नॉट। जब टाइम टी था कंसंट्रेशन कितनी है उसकी, ए टी। और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, डी ए का इंटीग्रेशन होता है ए। तो इंटीग्रेट कहाँ से कर रहे हो आप, ए नॉट से कहाँ तक कर रहे हो, ए टी तक कर रहे हो। ऐसे ही माइनस किया तो कांस्टेंट था, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, कहाँ से इंटीग्रेट करें, 0 से टी तक। तो आपको मिला ए टी माइनस ए नॉट इजकल टू माइनस का के टी। तो एक्सप्रेशन आया ए टी इजकल टू ए नॉट माइनस के टी। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से हमें मिल गए। कौन कौन से पॉइंट है वो, पहला पॉइंट तो ये कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। पहला पॉइंट तो ये रेट वर्सेस टाइम का अगर आप ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रही है लीनियरली, डिक्रीज हो रही है लीनियरली। और इसके एग्जांपल क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन है हॉट प्लेटिनम सरफेस, और दूसरा क्या है आपका, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। एग्जांपल देख लेना ध्यान से। अब यहां पे क्या करने वाले, हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो हमें क्या पता लगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करें तो जीरो ऑर्डर में हमें दो तीन पॉइंट पता लगे। पहला पॉइंट क्या है, माइनस का जो डी ए बाई डी टी है वो क्या है, रेट कांस्टेंट के बराबर है, ये पहला पॉइंट है आपका। सेकंड पॉइंट क्या बोला हमने, तो ए टी है वो क्या है, ए नॉट माइनस के टी है। तो अगर मैं इसको y मान लूं
इसको क्या मान लूँ, x मान लूँ, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और माइनस के क्या हो जाएगा बेटा, आपका स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लोप। अब स्लोप कैसा है आपका, स्लोप इज निगेटिव। ठीक है, तो यहां पे दो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। पहला क्या है आपका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या बोल सकते हो माइनस का dA/dt वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आपको दिख रहा है वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। वैल्यू क्या आ रही है बेटा, आपकी कांस्टेंट आ रही है, क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रही, ये तो आ ही नहीं रहा ना एक्सप्रेशन में। ऐसे यहां पे जब आप ग्राफ बना रहे हो AT वर्सेस T का ग्राफ, तो जब टाइम को जीरो डालोगे, जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी थी, A0 थी। अब ये ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन है विद अ नेगेटिव स्लोप, तो वैल्यू क्या हो रही है आपकी, जो रिएक्टेंट है वो क्या कर रहा है आपका, वो डिके कर रहा है। वो भी कैसे डिके कर रहा है, लीनियरली डिके कर रहा है। कैसे डिके कर रहा है, लीनियरली डिके कर रहा है। इसका स्लोप क्या है आपका, स्लोप है माइनस का के। स्लोप क्या है आपका, माइनस का के। तो दो ग्राफ हैं इसके, पर्टिकुलरली ध्यान रखना। अब क्वेश्चन करते हैं यहां पे, क्वेश्चन करो, एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन करते हैं। हुआ सॉल्व। तो यहां पे कोई इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन है कितनी दे रखी है, 1 मोलर। और जैसे जैसे क्या हो रहा है बेटा आपका टाइम, तो 2 घंटे के बाद कितनी रह गई, 0.9। 4 घंटे के बाद कितनी रह गई, 0.8। और 6 घंटे के बाद कितनी रह गई, 0.7 रह गई। क्या पूछ रहा है आपसे, ऑर्डर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, ऑर्डर पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखनी चाहिए बहुत क्लियरली, जब टाइम जीरो था, यहाँ पे क्या था, टाइम जीरो था, तो मुझे क्या दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, पैटर्न दिख रहा है। तो 1 से जब मैं 0.9 आ रहा हूँ, कितने का डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 0.1 का। कितने का डिक्रीज हो रहा है, 0.1 का डिक्रीज हो रहा है। कितने घंटे में हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है। ऐसे यहाँ पे जब अगले 2 घंटे में क्या दिख रहा है हमें, फिर से कितने का डिक्रीज हो रहा है बेटा, 0.1 का डिक्रीज हो रहा है। ऐसे फिर से अगले 2 घंटे में कितने का डिक्रीज हो रहा है, 0.1 का डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या कर रहा है, लीनियरली डिके कर रहा है। क्या कर रहा है, लीनियरली डिके कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, लीनियरली डिके कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर आपका रिएक्टेंट क्या कर रहा है बेटा, लीनियरली डिके कर रहा है। कैसे डिके कर रहा है, लीनियरली, तो आपका रिएक्टेंट जो है डिकेइंग लीनियरली। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या बोलते हैं, अगर हम बोल रहे हैं मान लो ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। अब तो अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखोगे वो क्या आएगा, के इंटू ए की पावर 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की पावर माइनस का dA/dt क्या हो जाएगा, के इंटू ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी ए है, इधर भी है, तो दोनों ए वाली टर्म्स को क्या ले आओ, एक साइड ले आओ, तो dA/A क्या हो जाएगा आपका, माइनस का के इंटू dt। अब सॉल्व करो इसको। जब टाइम जीरो था, कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी, मैंने ए नॉट मान ली। जब टाइम टी था तो मान लो ये कंज्यूम हो गया, कितना बच गया होगा, मान लो 80 बच गया होगा। कितना बच गया होगा बेटा, 80 बच गया होगा। ऐसे हमने लास्ट वाले उसमें किया था ना, जीरो ऑर्डर में। अब देखो dA/A का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है ln A। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, A0 से 80। और dt का इंटीग्रेशन तो पता ही हमें t होता है, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 0 से t। तो एक्सप्रेशन क्या बना, ln 80 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे प्लेस, माइनस ln A0 इजिकल टू माइनस का kt।
अब ln में जब सब्सट्रैक्ट करते हो तो क्या होता है, डिवाइड होता है, तो AT अपॉन A0 क्या बना आपका, माइनस का KT, तो एक्सप्रेशन से क्या बन के आया आपका, AT अपॉन A0 इजिकल टू ई की पावर माइनस KT। तो फाइनल एक्सप्रेशन बना आपका AT इजिकल टू A0 ई की पावर माइनस KT। क्लियर है? तो कहने का मतलब है यहाँ पे तो कंसंट्रेशन जो हो रही है बेटा आपकी, कंसंट्रेशन जो डिके हो रही है वो कैसे डिके हो रही है, एक्सपोनेंशियली। कैसे डिके हो रही है, एक्सपोनेंशियल डिके। यहाँ पे डिके है वो कैसा है बेटा आपका, एक्सपोनेंशियल डिके है। ये क्लियर है? एक और चीज यहाँ से, कई बार क्या होता है हमसे कंसंट्रेशन पूछ लेता है, या हमसे टाइम पूछ लेता है, या हमसे रेट कांस्टेंट पूछ लेता है, और एलएन में तो हमें वैल्यू याद नहीं होती, हमें वैल्यू किसमें याद होती है, लॉग में। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं लॉग में, तो 2.303 लॉग AT अपॉन A0 इजिकल टू माइनस का KT, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी आपकी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं वो सब कैसी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। या आप हाइड्रोजनेशन ले लो इथीन का, ये भी कैसा है आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे, दो हमें क्या रखने, याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स होने वाले हैं वो आपके, पहला पॉइंट माइनस का dA/dt क्या आने वाला है, K टाइम्स A आने वाला है। पहला पॉइंट तो आपका ये था। दूसरा पॉइंट, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमें क्या पता लगा, AT इजिकल टू A0 ई की पावर माइनस KT। मतलब जो डिके होने वाला है वो कैसा होने वाला है, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो T की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.303 अपॉन K लॉग A0 अपॉन AT, A0 अपॉन AT। AT मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T, तो A0 माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब x मान लो डिके हुआ तो कितना हो जाएगा, A0 माइनस एक्स। तो यहाँ पे T ले सकते हो आप, डेल्टा T भी ले सकते हो। डेल्टा T का मतलब क्या हुआ, टाइम डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे कुछ एक ग्राफ्स बनते हैं। तो अगर आप ग्राफ बना रहे हो, माइनस का dA/dt मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A वर्सेस कंसंट्रेशन, आपको दिख रहा होगा ये क्या हो गया आपका, y हो गया, ये क्या हो गया आपका, x हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी विद ए पॉजिटिव स्लोप। अगर हम ग्राफ बना रहे हैं AT वर्सेस T, तो स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितनी थी आपकी, A0। अभी टाइम क्या हो रहा है, डिके कैसा है आपका, एक्सपोनेंशियल। डिके कैसा है बेटा आपका, एक्सपोनेंशियल डिके है। ठीक है, तो ये सेकंड ग्राफ आ गया। ऐसे ही कोई ग्राफ आता है यहाँ पे, लॉग वाला ग्राफ भी आता है। कौन सा ग्राफ आता है बेटा, लॉग वाला ग्राफ भी आता है। इसका जब इसे किसने जब मैं लॉग लेंगे, AT इक्वल टू क्या होता है, A0 ई की पावर माइनस KT। तो यहाँ लीनियर ग्राफ तो आया नहीं। अगर मुझे लीनियर ग्राफ चाहिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया, पहले ln ले लेते हैं। तो ln AT इक्वल टू क्या होगा, ln A0 प्लस ln ई की पावर माइनस KT। ln के बेस भी क्या होता है, ई होता है। तो ये बना। अब ln को लॉग में नोट करो, 2.303 लॉग AT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A0 माइनस KT, क्योंकि KT जो पावर में है वो आगे चला जाएगा और ln का बेस ई होता है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या मिला आपको, लॉग AT इज इक्वल टू लॉग A0 माइनस K अपॉन 2.303 इंटू T। तो अगर मैं इसको y मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो ये निगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा आपका, स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो अगर आप एक और ग्राफ ड्रॉ करते हो, लॉग ऑफ AT वर्सेस टाइम, तो ये कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस का K अपॉन 2.303
303 कितना आएगा? 2.303 आएगा। कैसा आएगा? 2.303 आएगा। ठीक है, तो 3 ग्राफ है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखने हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा? लीनियरली जाएगा ये। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्राई करो उसको। एक और चीज याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, एक टर्म होता है हाफ लाइफ, एक टर्म होती है हाफ लाइफ। को आगे बढ़ने वाले हैं, तो हाफ लाइफ क्या होता है? कितने टाइम में रिएक्टेंट आधा कंज्यूम हो गया, कितने टाइम में रिएक्टेंट क्या होता है? आधा कंज्यूम होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पैटर्न इस तरीके का होता है। मान लो स्टार्टिंग में कितना था? 100%। एक हाफ लाइफ में कितना बचेगा? बचेगा 50% लेफ्ट, या बोल देते हैं कंज्यूम बोल देते हैं। कितना गया? 50%। 50% कंज्यूम हो, कितना कंज्यूम हो गया? 50% कंज्यूम हो गया। तो कितना बचा? 50% लेफ्ट बचा। अगली हाफ लाइफ में क्या होगा? अगली हाफ लाइफ में क्या होगा? 50% कंज्यूम और 50% ही क्या बचा आपका? लेफ्ट बचा। अगली हाफ लाइफ में क्या होगा? तो 50% बचा है, उसका भी आधा क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 25% लेफ्ट बचेगा। ऐसे अगली हाफ लाइफ में क्या होगा? इसका आधा कितना कितना बचेगा? 12.5% लेफ्ट बचेगा। ऐसे एक और हाफ लाइफ लोगे तो कितना बचेगा? 6.25% क्या होगा? बचेगा। इसका मतलब क्या है? 93.75% क्या हो गया बेटा? कंज्यूम हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है बेटा? पैटर्न चलता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना हो रहा है? 1/2 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है? 1/4 टाइम्स बच रहा है। कितना बच रहा है? 1/8 टाइम्स बच रहा है। कितना बच रहा है? 1/16 टाइम्स बच रहा है। ठीक है, तो कहने क्या चाह रहे हैं? कहना यहाँ पे ये चाह रहे हैं हम, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ इजिकल टू ए नॉट स्टार्टिंग अमाउंट है इंटू 1/2 की पावर n, है ना। तो फर्स्ट हाफ लाइफ होगी तो आधा बचेगा, सेकेंड हाफ लाइफ होगी, 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? 25% ही बचेगा ना, 1/4 बचेगा इसका। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे अप्लाई करो सेम कंसेप्ट। तो क्या आप फार्मूला भी लगा सकते हो बेटा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि शॉर्टकट में करें इसको। तो हम हमारा टाइम बचे। अब शॉर्टकट कैसे करना है? तो उसने क्या बोला? 75% करने में कितना टाइम लग रहा है? 32 मिनट लग रहा है। अब देखो 100% से स्टार्ट किया तो पहला हाफ लाइफ में कितना बचेगा? कितना कंज्यूम होगा? 50% कंज्यूम होगा, 50% बचेगा, है ना। तो इतना कंज्यूम हो गया और 50% ही क्या बचा आपका? लेफ्ट बचा। ऐसे ही अगले हाफ लाइफ में क्या होगा? अगले हाफ लाइफ में क्या होने वाला है? केवल 25% क्या बचेगा? लेफ्ट। इसका मतलब क्या है? 75% क्या हो गया बेटा आपका? कंज्यूम हो गया। तो यहां पे जो टोटल टाइम जो लग रहा है, कितना लग रहा है टोटल टाइम? 32 मिनट जो लग रहा है। तो 32 मिनट लगने का मतलब कितना हाफ लाइफ लग रहा है? यहाँ पे 2 हाफ लाइफ लग रहा है। एक्चुअली 75% कंज्यूम होने में, देखो यहाँ पे 100 से 50 जाने में एक हाफ लाइफ, 50 का आधा 25 जाने में दूसरा हाफ लाइफ, मतलब खत्म कितना हो गया बेटा? 75% कंज्यूम हो गया। कितना हाफ लाइफ लगा? 2 हाफ लाइफ। वैल्यू कितनी दे रखी है? 32। मतलब हाफ लाइफ एक्चुअली में कितनी आ गई इसकी? हाफ लाइफ कितनी है सेक्शन की? हाफ लाइफ है 16 मिनट, 16 मिनट। हाँ, अभी क्या कह रहा है? 50% कितना? 50% का मतलब ही तो क्या होता है? हाफ लाइफ होती है ना। तो आंसर कितना आ गया? 16। ये आपका आंसर। ऐसी वाला क्वेश्चन करो। अब देखो ये जो हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने, 1/2 1/2, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। ये एप्लीकेबल वहीं पे होगा जहाँ पे मल्टीपल आ रहे हो 2 के, है ना। लाइक 1/2 1/4 मल्टीपल नहीं, लाइक डिवीजन में मल्टीपल आ रहे हो 2 के, 1/2 1/4 1/8 1/16 इस टाइप से आ रहे हो तभी एप्लीकेबल है।
यहाँ पे करो, हाफ लाइफ दे रखी है, टाइम पूछ रहा है 99% होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ, देखो हाफ लाइफ यहाँ पे आते हैं, हाफ लाइफ निकालते हैं हम किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आप हाफ लाइफ होती क्या है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टाइम का फॉर्मूला क्या था आपका 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80। हाफ लाइफ क्या होती है, जहां पे रिएक्टेंट क्या होता है, आधा कंज्यूम हो जाए। तो टी हाफ का मतलब क्या हो गया, जहां पर रिएक्टेंट क्या होगा बेटा आपका, आधा कंज्यूम हो गया। आधा कंज्यूम होने का मतलब क्या है, ए नॉट तो थी स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन, जब आधा कंज्यूम हो गया तो कितना बचा, आधा बचा, तो वैल्यू कितनी आई, ए नॉट बाई 2, ए नॉट से नॉट कैंसिल, तो ये क्या बना आपका 2.303 इंटू लॉग 2 डिवाइड बाई के। लॉग 2 कितना होता है बेटा आपका, होता है 0.3010 होता है। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका, टी हाफ आया आपका 0.693 डिवाइड बाई के। याद रखना वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना होता है 0.693 बाई के। यहां पे वैल्यू प्लेस करो 0.693 अपॉन के की वैल्यू कितनी आ गई 6.93 मिनट। सॉल्व करो इसको, कितना टाइम्स गया 10 टाइम्स, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई 1/10 आ गई। कितनी आ गई 1/10 आ गई। अब पूछा गया उसने 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो आपसे पूछा क्या है T99 पूछा है। मान लो टोटल कितना था 100, मान लो टोटल कितना था 100, तो 99% हो गई, इसका मतलब बच कितना गया, लेफ्ट कितना बच गया, तो 100 में से 99 क्या हो गया बेटा, कंज्यूम हो गया, कितना बच गया 1। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80। तो हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में कितना था अमाउंट, टोटल 100 था। तो T99% का मतलब क्या है, यहां पे T99% का मतलब क्या है, 99% अमाउंट क्या हो गया बेटा आपका, कंज्यूम हो गया। क्या हो गया है, कंज्यूम हो गया है। तो पहले अगर 100 था, 100 में से 99 कंज्यूम हो गया, मतलब बचा कितना है 1। तो फॉर्मूला क्या बना आपका 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी आई 1/10। प्लेस करो, ए नॉट कितना था आपका 100, 80 कितना था 1, तो ये आया 10 ऊपर गया मल्टीप्लाई हो गया बना 23.03 और लॉग 100 कितना होता है 2, तो आंसर कितना आया 46.06 मिनट। तो ये आपका आंसर है। तो हमने हाफ लाइफ से क्या निकाल लिया, के की वैल्यू निकाल लिया। के की वैल्यू को हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में प्लेस कर दिया, हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। हाफ लाइफ बोला ही हमने, हाफ लाइफ अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी हमने निकाला था, हाफ लाइफ कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, टी हाफ इक्वल टू कितना आ रहा था 0.693 डिवाइड बाय के आ रहा था। और जो हाफ लाइफ की जो के की यूनिट जो होती है यहाँ पे क्या होती है, सेकेंड यूनिट। जो हाफ लाइफ जो आएगी इसमें आएगी सेकेंड या मिनट, या टाइम तो उसी में आता है सेकंड मिनट या ईयर में, है ना। ऐसी हम बात करेंगे जीरो, अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर की, किसकी बात करें, जीरो ऑर्डर की। तो जीरो ऑर्डर में एक्सप्रेशन क्या था आपका, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो अगर मैं बोल रहा हूं एट टी हाफ, एट टी हाफ क्या हो गया होगा, आधा रिएक्टेंट क्या हो गया होगा, वो कंज्यूम हो गया होगा, तो बचा कितना होगा, आधा ही बचा होगा। सॉल्व करो उसको, तो ए नॉट बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा, ए नॉट माइनस के टी हाफ। तो टी हाफ कितना आया आपका, टी हाफ आया ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2। तो टी हाफ कितना आ गया यहाँ पे, ए नॉट अपॉन 2 के। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, ए नॉट अपॉन 2 के। क्लियर है, ये किसके लिए आ गई, जीरो ऑर्डर के लिए आ गई। तो यहाँ पे एक चीज समझो, फर्स्ट ऑर्डर
इससे पहले क्या रहा था हमारा, जीरोथ ऑर्डर। तो जीरोथ ऑर्डर में अगर आप देखोगे टी हाफ जो आ रहा है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आ रहा है, यहां पे टी हाफ जो आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 0। अगर आप सेम पैटर्न फॉलो करोगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, बाद में क्या हो जाएगा -1, तो कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। तो नॉर्मल जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, जो आपका क्या है, जनरल एक्सप्रेशन जो आता है टी हाफ का, वो आता है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0 की पावर 1 - n। n को 0 रखा, सॉरी उल्टा बोल दिया, n-1 नहीं, n-1 कितना आ जाएगा, n-1, ठीक है। तो जब आप n को 0 रखोगे तो A0 ऊपर पहुंच जाएगा, n को 1 रखोगे तो ये 1 ये डिपेंड ही नहीं करेगा, n को 2 रखोगे तो नीचे आएगा। तो ये आपका क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है A0 का। अब आते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे आते हैं। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं आपकी, ऐसी रिएक्शंस जो हायर ऑर्डर काइनेटिक्स होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जो हायर ऑर्डर काइनेटिक्स होती हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से क्या बन गई, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई। उन्हीं को क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ईस्टर है आपका, इसकी हाइड्रोलिसिस करी, क्या बना, एसिटिक एसिड और एल्कोहल। तो ये नॉर्मली क्या है, आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, इसको क्या कर लिया, एक्सेस में ले लिया, क्या कर लिया आपने, अगर आपने एक्सेस में ले लिया, डाइल्यूट कंडीशन ले ली, बहुत डाइल्यूट कंडीशन ले ली एसिडिक मीडियम में, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, कि जो वाटर है उसका अमाउंट जो रहेगा ऑलमोस्ट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। देखो यहाँ पे इसका अमाउंट बहुत कम है, ये 10 मोल है। अगर मैं मोल मोल कंसेप्ट लगाऊं तो 0.01 के लिए कितना चाहिए होगा, 0.01। तो ये कितना बच गया, ये तो खत्म हो गया, ये कितना बचा 9.9। तो इसको भी आप बोल सकते हो ना अप्रोक्सीमेटली कितना है ये 10। तो आप बोल सकते हो वाटर की कंसंट्रेशन क्या हुई है, चेंज ही नहीं हुई है। तो H2O क्या रह गया, H2O कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है, आपका जो रेट है वो वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा। जब रेट आपको वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा तो उसकी तो आप क्या बोलोगे, एक्सप्रेशन की पावर में क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आया। ऐसी सेम चीज यहाँ पे भी वाटर क्या है आपका, एक्सेस में, वाटर एक्सेस में, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब वो वेरी नहीं करेगी, तो डिपेंड किस पे करेगी, ओनली केन शुगर पे डिपेंड करेगी। तो वहां पे ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर आता है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ऑफ ईस्टर, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या ऑर्डर आता है बेटा, आपका सेकेंड ऑर्डर आता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या आता है बेटा, आपका सेकेंड ऑर्डर आता है। तो वहां पे गलती मत करना। अब यहां पे हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना के बारे में बात करते हैं। अब होता क्या है, जनरली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है, देखो यहाँ पे जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं उनकी क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे, तो अगर टेम्परेचर T था तो T टेम्परेचर पे इतने मॉलिक्यूल थे आपके, दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस थे जिनके। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही आपने क्या किया बेटा, टेम्परेचर बढ़ाया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए जिनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है इससे। तो आपको दिख रहा है टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है वो बढ़ गए। अब ऐसे पार्टिकल्स बढ़ गए तो ऑब्वियसली बात है आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ेगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है बेटा, बढ़ने वाला है। इसलिए हम बोलते हैं नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो आपके पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है।
और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं आपके, जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, उस रेंज में। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, अगर आप ध्यान से दोगे तो दे रखा है, अगर हम N2O5 को क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं N2O5 को डिकम्पोजिशन करते हैं, तो अगर आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर के कितना ले रहे हो, 25 डिग्री सेल्सियस एक बार कितना ले रहे हो 12, और 25 लेने के बाद कह रहे हैं 50 ले रहे हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना टाइम दिखा रहा है बेटा यहाँ पे 5 आवर, लेकिन 50 डिग्री पे कितना दिखा रहा है बेटा 12 मिनट। तो यहाँ पे दिख रहा है ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप लो टेम्परेचर पे कर रहे हो काफ़ी टाइम लग रहा है, अगर आप हाई टेम्परेचर पे जा रहे हो तो टाइम क्या लग रहा है, काफ़ी कम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे एक नॉर्मली एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या बताया गया, जब आप टेम्परेचर क्या करते हो 10 डिग्री से इंक्रीज करते हो, कितने से इंक्रीज कर रहे हो 10 डिग्री से इंक्रीज कर रहे हो, तो आपको जो रेट होता है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ये कई बार ट्रिपल भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली हम क्या मानते हैं, डबल मानते हैं। अगर आपको ट्रिपल बोल रखा है तभी ट्रिपल मानना है। तो टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री से बढ़ा रहे हो तो आपको रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, नियरली डबल, या कुछ केसेस में ट्रिपल भी होता है तो आपको मेंशन कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, करो यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, टेम्परेचर जब कितना है आपका 40 डिग्री सेल्सियस है, तब रेट क्या है आपका 5 यूनिट है। तो जब टेम्परेचर कहाँ पहुँचोगे, जब आप पहुँचोगे 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो पूछ रहा है रेट क्या होगा, पूछ रहा है रेट क्या होगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 40 से कहाँ गए 50 गए, 50 से कहाँ गए 60 गए, 60 से कहाँ गए बेटा 70 गए, 70 से कहाँ गए 80 डिग्री सेल्सियस गए। तो आपको दिख रहा है हर जगह क्या हो रहा है, +10 डिग्री का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, +10 डिग्री का इंक्रीज हो रहा है, +10 डिग्री का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही +10 डिग्री का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमें पता है +10 डिग्री के होने से क्या होता है, रेट क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। तो कितना, मान लो यहाँ पे क्या, मान लो ये R1 था, यहाँ पे रेट कितना था, R1 था, कितना हो गया यहाँ पे 2R हो गया, कितना हो गया डबल हो गया 4R हो गया, कितना हो गया 8R हो गया, कितना हो गया आपका, ये हो गया 16R। तो रेट क्या हो रहा है बेटा आपका 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 टाइम्स हो जाएगा। तो एक्चुअली में कितना था 15 यूनिट, तो 15 का 16 टाइम कितना हो जाएगा, एक्चुअली में 80 यूनिट होने वाला है, क्योंकि इंक्रीज कितने का हो रहा है 40 डिग्री का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है 4 × 10 डिग्री का इंक्रीज, और हर इंक्रीज पे क्या हो रहा है, दो के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मतलब कितने टाइम्स हो रहा है 2 की पावर 4 टाइम्स, मतलब कितना हो गया 16 टाइम्स, और 5 का 16 टाइम कितना होता है 80 होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं अरेनियस इक्वेशन में। तो अरेनियस इक्वेशन क्या बताती है हमें, लाइक अगर हमारा रिएक्टेंट से क्या बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट बन रहा है, तो वहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है तो एक एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है। तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब एक बैरियर है, जहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो कंपाउंड बनता है ना, जो कंपाउंड का मतलब क्या है, जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसी होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो अरेनियस इक्वेशन क्या है आपकी, K = A e⁻⁻ A/RT। ए क्या है आपका अरेनियस कांस्टेंट, ये क्या बोल देते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल देते हैं। ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है ना। तो लिखा भी हुआ है, अगर हमारा देखो फॉर एग्जांपल H2 + I2 से क्या बन रहा है हमारा, मान लो HI बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ऐसे H2 + I2 से क्या बनना हमारा HI बनना, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनेगा कैसा रहता है आपका, हाईली अनस्टेबल रहता है। कैसा रहता है, अनस्टेबल रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है अनस्टेबल रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। अगर मुझे A से B जाना है, तो मुझे इस पाथ से जाना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं रही, तो क्या A B में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं।
तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है ना टू कन्वर्ट ए इंटू बी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसी को क्या बोलते हो आप, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी तो भी प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बराबर होगी तो भी बन जाएगा, लेकिन उससे कम होगा तो प्रोडक्ट बेटा आपका नहीं बनेगा। उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऐसी एक टर्म होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या होती है, एक टर्म होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो वैल्यू होती है ना, टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक बार फिर से डिफरेंस बता दे रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में डिफरेंस क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल के पास खुद की भी एनर्जी भी तो होती है ना कुछ मॉलिक्यूल के अंदर, उसके अलावा जो एडिशनल एनर्जी चाहिए उसी को क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। समझो, मॉलिक्यूल के पास खुद भी कुछ एक एनर्जी है, उसके अलावा जो एडिशनल एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी जो चाहिए, टोटल एनर्जी जो चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, है ना, इंक्लूडिंग उसकी एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो उसकी देखो, आपका मॉलिक्यूल मान लो इधर है, हमारा मॉलिक्यूल मान लो कहाँ पे, यहाँ पे है। अब मॉलिक्यूल यहाँ पे उसकी खुद की एनर्जी भी है, और उसको जब लाइक अगर बी में कन्वर्ट होना है तो मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए होगी, तो इसी को क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलोगे। लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी, इसकी भी एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, के दे रखा है, तो अरिनियस इक्वेशन दे रखी है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो पूछ रहा है कौन से टेम्परेचर पे के इज इक्वल टू के सी होगा। तो करो यहाँ पे के इज इक्वल टू के सी, सॉल्व करो एक बार, क्या आंसर आ रहा है बताओ। कितना गया, 10 टाइम्स गया, तो 10 टाइम्स इक्वल टू कितना आया, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये बना ई की पावर माइनस 1000 अपॉन टी, और ई तो सेम है आपका, तो ये जाके क्या हो जाएगा, उधर ऐड हो जाएगा, तो 1000 अपॉन टी, तो ये बना 10 इज इक्वल टू ई की पावर 1000 अपॉन टी। तो मैंने क्या लिया, एल एन ले लिया, तो एल एन 10 इज इक्वल टू 1000 अपॉन टी, एल एन ई, एल एन का बेस भी ई होता है, तो नंबर क्या बन गया बेटा आपका, 1 बन गया। अब देखो एल एन 10 की वैल्यू तो हमें याद नहीं होती, हमें क्या पता लॉग 10 याद होता है, तो एल एन कितना होता है 2.303 लॉग 10 इक्वल टू 1000 अपॉन टी इंटू 1। तो टेम्परेचर कितना आ गया आपका, टेम्परेचर आ गया 1000 अपॉन 2.303। ऑब्वियसली वाला टेम्परेचर किस में आएगा बेटा, केल्विन में आएगा। क्या हो गया आपका आंसर, डी हो गया बेटा। अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट क्या क्या रोल प्ले करता है। जब नॉर्मली जो कैटलिस्ट होते हैं, हम क्या नॉर्मली हम लेते हैं कैटलिस्ट ऐसे होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, नॉर्मली, है ना, नॉर्मली हम बोलते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो डिक्रीज कर देते हैं, पॉइजन, है ना। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो कैटलिस्ट करते क्या है, कैटलिस्ट अगर आपने डाला ना तो ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। कैटलिस्ट करता है क्या, पाथवे को चेंज कर देता है। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, पाथवे को इस तरीके से चेंज कर देता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। तो रिएक्शन क्या हो जाती है, जो पहले डिफिकल्टी से हो रही थी वो अब लोअर कंडीशंस पे हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेस टेम्परेचर, लेस प्रेशर पे हो जाएगी, तो ऑप्टिमल कंडीशन पे रिएक्शन हो जाती है ना। तो यहाँ लिख भी रहा, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे विदाउट कैटलिस्ट, अगर हम बात करें विदाउट कैटलिस्ट, इतनी एनर्जी लग रही थी आपको, ये क्या थी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जब आपने कैटलिस्ट यूज किया तो इसका क्या हो गया बेटा, पाथवे क्या हो गया यहाँ पे, तो पाथवे क्या हो गया, चेंज हो गया। पाथवे क्या हो गया आपका, पाथवे क्या हो गया, चेंज हो गया। और पाथवे चेंज होने से देखो नई जो कैटलिस्ट, नई एनर्जी जो आई है, एक्टिवेशन एनर्जी न्यू जो आई है, वो कैसी आई है, लेसर आई है। तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, आपका रिएक्शन का पाथ क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और पाथ चेंज कैसे करता है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। क्लियर है। लेकिन प्रोडक्ट सेम बनेगा, इक्विलिब्रियम में सेम कंसंट्रेशन आएगी, तो वहां पे कैटलिस्ट को इंपैक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें क्या करना है, उन्हें सॉल्व करना है।
ट्राई करो एक बार। तो फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन ए से बी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फ्रॉम द गिवन एनर्जी डायग्राम। तो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है, ये क्या है रिएक्टेंट है, बी क्या प्रोडक्ट है। तो आपको एक चीज दिख रही है, ये ग्राफ पहले एनर्जी कम थी, बाद में क्या हो गई एनर्जी बढ़ गई। मतलब कहने का मतलब कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो कुछ एनर्जी ले रहा है। एनर्जी लेने का मतलब कैसी रिएक्शन है आपकी, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच क्या है बेटा आपका पॉजिटिव। देखो स्टार्टिंग में हीट ले रहा है ना, देखो यहाँ पे ए से बी जाने में दिख रहा है बी की एनर्जी ज़्यादा, तो अब इसी बात हीट ले रहा होगा, मतलब कैसी रिएक्शन है एंडोथर्मिक है। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो डायग्राम थोड़ा और क्लियर बना दे रहा हूँ। तो देखो ये आपकी रिएक्शन है, तो ये जो एनर्जी है ये तो गैप है। अगर देखो ए से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, अगर आपको ए से बी जाना है तो मिनिमम इतनी हाइट क्रॉस करनी पड़ेगी ना। तो ये क्या है आपका, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। अगर आप ए से बी जा रहे हो तो मिनिमम इतनी हाइट क्रॉस करनी पड़ेगी, उसी को क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एडिशनल एनर्जी चाहिए। ऐसे में बी से ए जा रहे हो, बी से ए जा रहे हो तो केवल इतनी एनर्जी चाहिए होगी, तो इसको क्या बोलोगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की ज़्यादा है, सही बात है, ट्रू। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या ज़्यादा है बैकवर्ड से। अब क्या बोला, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। हाँ फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना आपकी, देखो ना ए से क्या बन रहा है, अगर बी बन रहा है तो आप क्या हो रहा है, आप लोअर एनर्जी तो हायर एनर्जी आ रहे हैं, तो अब इसी बात रिएक्शन कैसी है एंडोथर्मिक। अगर मैं बोलूँ बी से ए बन रहा होता तो बी की एनर्जी ज़्यादा है, ए की एनर्जी क्या है कम, तो कैसी हो जाती है एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी लोअर हो रही है। लेकिन अब ए से बी पूछ रहा है, इसका मतलब क्या एनर्जी बढ़ रही है, तो कैसी है आपकी एंडोथर्मिक। तो ये भी क्या है ट्रू है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने बताई थी आपकी, ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होती है उसी को क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा आपका, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया, फॉल्स। यही पूछा था हमसे। एक और देख ले रहे, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड। क्या बोल दिया इन्होंने, फिर से पढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड। तो यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसने बोला, देखो आपने देखो हमने थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ा था, एंथैल्पी चेंज जो होता है यही होता है आपका एंथैल्पी चेंज। ए से बी जा रहे हो तो चेंज इन एंथैल्पी होता है, वही तो क्या होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है। और ये क्या है आपका, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। ये क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, है ना। तो आपको दिख रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड प्लस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप बोल सकते हो। तो वही स्टेटमेंट बोला है इन्होंने, फॉरवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसके बराबर है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्लस बैकवर्ड की एंथैल्पी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की। हो गया। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेटा कोलिजन थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। अब कोलिजन थ्योरी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, हमने ऐसे मोल कंसेप्ट में क्या पढ़ा कि हमारे रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो हमने बोला था वहाँ पे कि कुछ केसेस में यील्ड 100% भी आती है। फिर हमने ये भी बोला था कि हमेशा 100% यील्ड नहीं आती, कई बार 10% भी आती है, 20% भी आती है। तो कई बार क्या होता है मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, या कई बार क्या होता है एनर्जी तो होती है लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन में वो क्या कर पा रहे हैं,
कोलाइड नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं आ पा रहे हैं। जब प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो और भी फैक्टर्स हैं, एक्टिवेशन एनर्जी वन ऑफ द फैक्टर, टेम्परेचर होना चाहिए, लाइक सफिशिएंट टेम्परेचर होना चाहिए कंबाइन करने के लिए, और ओरिएंटेशन भी, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए उनको, तभी बनेगा प्रोडक्ट। अदरवाइज ऐसा नहीं कि नॉर्मली आपने लिया कंपाउंड लिया और लो बन गया, रिएक्टेंट लिया बन गया प्रोडक्ट, है ना, तो ऐसे नहीं होता। तो हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और यहाँ पर जेड ए बी जो होता है वो क्या होता है आपका, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर वॉल्यूम। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी कंटेनर में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस इन पर सेकेंड पर वॉल्यूम, उसी को क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब हर सेकंड में और हर पर वॉल्यूम, मतलब अगर मैं मीटर में ले रहा हूं तो पर मीटर क्यूब कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, इसी को क्या बोलोगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलोगे। क्लियर है। इसी में क्या होता है, एक और फॉर्मूला आपका ऐड हो जाता है, वो होता है P, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना। तो माइनस का ई अपॉन आर टी क्या बताता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या बताता है, ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, आप बोल सकते हो आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ नंबर रिएक्टेंट बोल दो। ई की पावर माइनस ये बाय आर टी क्या बता रहा है, ये तो वैल्यू लाई करती है, वैल्यू लाई करती है 0 से 1, किसकी भी लाई करती है बेटा, 0 से 1। तो ये जो नंबर क्या बता रहा है आपको, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा है, जिनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। ठीक है। अब यहां पे हमने क्या बोला था आपको, पहले ही बोला था कि जितने भी कोलिजन्स होते हैं सबसे प्रोडक्ट नहीं बनता, सबसे प्रोडक्ट नहीं बनता। तो उनके लिए एक प्रॉपर ओरिएंटेशन और एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आगे जो यहाँ पे हमने बोला था, मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, तभी आपका रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, ये आगे बढ़ोगी, SN2 रिएक्शन थी, आपको याद होगा। अब SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अटैक कहाँ से होता है बेटा, बैक साइड से होता है ना। और ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तभी रिएक्शन होती है, तो अटैक बैक साइड से होता है। अगर अटैक कहाँ से हो, फ्रंट साइड से हो, तो यहाँ पे प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा। जब प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा या इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो कोई प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि लाइक रिएक्टेंट भी है, दोनों रिएक्टेंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में आपने क्या करा दिया बेटा, कोलिजन करा दिया तो प्रोडक्ट बन जाएगा। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, तभी क्या बनेगा बेटा, आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, तब ये दोनों आप बगल में लेके आओगे, इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसलिए वो यहाँ से अटैक नहीं करता। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए कहाँ से आता है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस को कम रखने के लिए कहाँ से आता है, बैक साइड से आता है ना, जहाँ से हिंड्रेंस क्या होगी आपकी, कम होगी, और वहाँ से क्या मिलेगा आपको, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा, है ना। तो अटैक कहाँ पे होता है इसके, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे होता है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का असर वीक होता है। जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। अब आरडीएस क्या होता है आपका, हमने बोला था आपका कुछ दो रिएक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है एलिमेंट्री, एक होता है कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री क्या होता है, जो सिंगल स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो मल्टीपल स्टेप में होती है। तो हमने बोला था ऑर्डर जो है आप एलिमेंट्रीली डिफाइन करते हो, कॉम्प्लेक्सली डिफाइन करते हो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो केवल एलिमेंट्रीली डिफाइन करते हैं, हम कॉम्प्लेक्सली डिफाइन नहीं करते। तो ऑर्डर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपका आरडीएस क्या होता है, आरडीएस होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आरडीएस कैसे पता लगता है हमें, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो स्लोएस्ट स्टेप जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, आरडीएस बोलते हैं। किसी रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, आरडीएस बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ए प्लस बी से क्या बन रहा है, सी प्लस डी। तो ए प्लस बी से क्या बन रहा है, सी प्लस डी। और ए प्लस सी से क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है ई बन रहा है। तो ये पहला रिएक्शन क्या है, स्लो है, दूसरी वाली क्या है, फास्ट है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन आएगा तो वहां पे कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आता। क्या आ सकता है, रिएक्टेंट आ सकता है, मे बी प्रोडक्ट भी आ सकता है, लेकिन कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए।
रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट कभी नहीं आना चाहिए, याद रखना, ठीक है। या तो रिएक्टेंट आएगा या तो प्रोडक्ट आएगा। तो हमने क्या बोला, जो रिएक्शन स्लो होती है ना, वही क्या होता है आपका आरडीएस होता है। तो मतलब आपका जो ऑर्डर आएगा कौन सी रिएक्शन से आएगा, ये वाली से आएगा। तो यहां पे लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपका, क्या हो गया, के इंटू ए की पावर 1 और बी की पावर क्या हो गया बेटा 1, है ना। कुछ नहीं बोल रखा तो आप क्या लोगे, कोफिशिएंट ले लेते हो। कुछ नहीं रखा तो कोफिशिएंट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ए भी रिएक्टेंट है, बी भी क्या है आपका रिएक्टेंट है। ए भी रिएक्टेंट है और आपका बी भी क्या है रिएक्टेंट है। तो ये क्या हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। तो आपका आंसर देखो कौन सा आ गया, आंसर हमारा बी आ गया। क्या आंसर आ गया, बी आ गया। ऐसी डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, तो ओजोन लेयर में ओजोन जैसे डिप्लीट होती है तो उसका ये मैकेनिज्म दे रखा है। तो O3 से क्या बन रहा है आपका O2 बन रहा है और O बन रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी है आपकी बेटा, फास्ट रिएक्शन है। ऐसी O से क्या बन रहा है आपका O O3 से कंबाइन कर रहा है, क्या बना रहा है हमारा 2O2 बना रहा है। तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा स्लो। तो हम जो पहले बोल रहे थे हमारा लाइक रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या बोला, जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है आरडीएस होता है। तो आरडीएस के लिए क्या लिखते हो आप, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हो। तो क्या आएगा के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ O इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3। देखो O3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, O3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि O3 क्या है आपका O3 इज रिएक्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है O पे। ये क्या है आपका इंटरमीडिएट है। अगर ये इंटरमीडिएट है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करोगे, रिमूव करोगे आप यहां से। ऊपर वाला स्टेप कैसा है बेटा, फास्ट स्टेप है। तो इसके लिए आप के डिफाइन कर सकते हो। के क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। के क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3। तो कंसंट्रेशन ऑफ O की वैल्यू क्या आ गई, के इंटू O3, तो इसको के डैश बोल दे रहे, डिवाइड बाय O2। प्लेस करो यहां पे, प्लेस करो के इंटू के डैश कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3। तो O की वैल्यू मैंने यहां प्लेस कर दी। तो एक्सप्रेशन क्या बना आपका यहां पे, तो के इंटू के डैश मैंने नया कांस्टेंट मान लिया के डबल डैश। ये O3 का क्या हो गया स्क्वायर और O2 की पावर क्या आ गया बेटा आपका -1 आ गया। O2 की पावर क्या आ गया -1 आ गया। क्लियर है, चेक करो यहां पे कोई एक्सप्रेशन आ रहा है क्या हमारा, O3 का स्क्वायर O2 की पावर -1 आ गया। तो यही है क्या है आपका, ये आपका बेटा आंसर है, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये चैप्टर एंड हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो और आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप पिंग कर सकते हैं, है ना। आपको पता है कि कौन कौन से एजुकेटर से आपको कनेक्ट होना है ना। और क्वेश्चंस करते रहें और मॉक टेस्ट बेटा देते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। उसी से आप अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सकते हो, लाइक पता कर सकते हो कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट, और हमने जो मॉक टेस्ट बनाए हैं पर्टिकुलरली उसी पॉइंट को फोकस रखते हुए बनाए हैं। तो अगर आप बाय करेंगे तो आपके लिए आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसा कंपलसरी नहीं बाय करना ही करना है, लेकिन अगर आप करोगे तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। ऑल द बेस्ट।